हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़। हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के बारे में। हमारा जो मध्यकालीन भारत में टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मुगल काल के स्रोतों के बारे में। इससे पहले हमने कई पुस्तकों के बारे में चर्चा की थी और आज जो है हम वापस से लेकर आ गए हैं इसके बारे में, अबुल फजल के बारे में। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण राइटर है। राइटर के साथ साथ एक महत्वपूर्ण अकबर का सहयोगी भी रहता है और उसके साथ इसके द्वारा जो लिखित पुस्तक है अकबर नामा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसलिए इसकी जो इससे संबंधित प्रत्येक जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया है। तो इसीलिए आप लोगों को अकबरनामा से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी वो इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है और किन किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। देखिए, सबसे पहले हम अबुल फजल, इसके क्या है, राइटर हैं कौन सी पुस्तक के, अकबरनामा के। तो अबुल फजल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, अबुल फजल का जन्म कब हुआ था? तो अबुल फजल का जो जन्म है वो कब हुआ? 1551 को होता है। कहाँ होता है? आगरा में होता है। ठीक है, 1551 में क्या होता है? जन्म होता है। कहाँ होता है? आगरा में होता है। पिताजी जो थे इनके, उनका नाम क्या था? पिताजी का नाम था शेख मुबारक। क्या नाम था पिताजी का? शेख मुबारक नाम था, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? नागौर के थे। वो बाद में आगरा उनका जन्म होता है, लेकिन उनके पिताजी कहाँ के थे? पिताजी नागौर के थे। ठीक है, अब देखिए इनका जो भाई है फैजी, के बारे में भी तुम काफी सुनते हो। तो फैजी कौन होता है? इनका भाई होता है। इसके अलावा अब्दुल रहमान, कौन? अब्दुल रहमान जो थे वो क्या थे? इनके पुत्र होते हैं और इनको अफजल खां की क्या दी जाती है? उपाधि दी जाती है। किसकी उपाधि? अफजल खां की उपाधि। किसके द्वारा उपाधि दी गई थी? तो जहांगीर के द्वारा इनको उपाधि दी जाती है। किसकी? अफजल खां की। ठीक है, तो उपाधि दे दी, भाई को जान लिया फैजी। पिता का नाम शेख मुबारक था, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? नागौर के रहने वाले थे। जन्म जो है वो 1551 में होता है। कहाँ होता है? आगरा में होता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं वो अबुल फजल से संबंधित हैं। अब देखिए, अबुल फजल की जो शिक्षा है वो उसके पिताजी से होती है। पिताजी से ये ज्ञान प्राप्त करता है। इसके अलावा 20 साल की जो क्या बोलते हैं, शुरू में ये बड़ा ही तीव्र बुद्धि था, कुशाग्र बुद्धि था, और उसके बाद क्या चला जाता है, ये अकबर की सेवा में चला जाता है। अब देखिए यहां पर कुछ पॉइंट हैं अकबरनामा से संबंधित, उनको देखिए। अकबरनामा जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद, अकबरनामा जो पुस्तक है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसके द्वारा किया गया? हेनरी बेवरीज के द्वारा इस पुस्तक का अनुवाद किया जाता है। अंग्रेजी में इस पुस्तक का अनुवाद किसने किया? हेनरी बेवरीज ने किया था। इसके अलावा आईने अकबरी का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो हेनरी ब्लॉकमैन और एच.एस. जेरेट के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? तो हेनरी ब्लॉकमैन और एच.एस. जेरेट के द्वारा आईने अकबरी जो पुस्तक है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। दोनों का नाम आपको याद रखना है। अकबरनामा का किया था हेनरी बेवरीज ने और आईने अकबरी का किया था हेनरी ब्लॉकमैन, जो कि क्या है, इसका एक पार्ट है। अब देखिए अकबरनामा के कितने भाग हैं? कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। और इसके बाद अबुल फजल जो है वो एक महत्वपूर्ण पद पर भी होता है। किस पद पर होता है? तो जो कि अकबर के द्वारा दीन इलाही चलाया गया था। कुछ इसको धर्म मानते हैं कि दीन इलाही एक धर्म था, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि ये एक क्या थी? विचारधारा थी, कोई धर्म नहीं था। इसकी कोई मूर्ति नहीं थी, ना ही इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन थे। इसमें उन लोगों को शामिल करना था जो प्रबुद्ध थे, अच्छे थे, उनकी विचारधारा अच्छी थी, सभी धर्मों का कॉमन धर्म इसको बनाना चाहता था अकबर। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों ने बोल दिया कि ये एक अलग धर्म बनाना चाहता है, स्वयं भगवान बनना चाहता है। ऐसी अटर पटर बहुत सारी बातें इतिहासकारों के द्वारा लिख दी गई। जैसे मीडिया वाले होते हैं ना, उनको कोई भी खबर मिल जाएगी तो उसको वो इतना बड़ा चौड़ा बना देते हैं। ऐसे ही इतिहासकारों का पहले हाल था, तो उन्होंने इनके बारे में बला 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 लिख दिया। तो दीले क्या है? दीन इलाही एक धर्म टाइप का नहीं था, वो एक विचारधारा थी। अकबर चाहता था कि इसमें ऐसे लोग आए जो कि
अच्छे हों, समान विचारधारा हो, किसी भी धर्म के प्रति हिंसक प्रवृत्ति ना अपनाएं कि जो हिंदू है तो मुसलमानों के प्रति नफरत हो, मुसलमान है तो हिंदुओं के प्रति नफरत हो, ऐसी उन लोगों की विचारधारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दीन इलाही का क्या बनाया जाता है, इसको पुरोहित बनाया जाता है। और अबुल फजल जो होता है वो अपनी जो किताबें होती हैं उसमें हमेशा जो एंगल अपनाता था वो बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता एंगल था उसकी किताबें। तो मैं कहीं भी ऐसी बातें नहीं उसमें बोली गई थी कि वो एक प्रकार से धार्मिक हों या फिर उसमें हिंदुओं की बारे में ऐसी बातें की गई हों, तो वो अपनी किताबों में ऐसी चीज़ें नहीं करता था। और एक अच्छे राइटर की यही पहचान होती है कि वो धर्म को बिल्कुल अलग रख दे। ठीक है, बिल्कुल ही अलग रख दे। अब देखिए दीन इलाही का क्या बनता है, ये पुरोहित बनता है। और इसने क्या किया था, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी कहाँ, यहाँ पास में पड़ती है। फतेहपुर सीकरी जो है मदरसा ए अबुल फजल, मेरे वहाँ पास में पड़ती है, वीडियो देख रहे थे ये मत समझना कि यहाँ पास में पड़ती है। ठीक है, तो मदरसा ए अबुल फजल की क्या की थी, स्थापना की थी, कहाँ की थी, फतेहपुर सीकरी में की थी। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी में मदरसा ए अबुल फजल की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है इसके द्वारा। और ये जो पॉइंट थे इससे संबंधित। अब देखिए यहां पर मैंने एक चीज लिखी है, गुलाब बाग। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि अकबरनामा को इसने किसकी संज्ञा दी थी, गुलाब बाग की संज्ञा दी थी। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, इसकी मृत्यु के बारे में बात करते हैं। क्या इसकी मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु थी यानी कि खुद मरा था, या फिर किसी ने इसको मार दिया था? तो इसका आंसर होगा किसी ने इसकी क्या की, हत्या कर दी। हत्या नहीं, साजिश और षड्यंत्र के तहत इसको मार दिया जाता है, सलीम मरवा देता है। 12 अगस्त 602 में ये दक्षिण गया था, और दक्षिण में एक जगह पड़ती है नरबत जगह पर इसकी क्या करवाई गई थी, हत्या करवाई गई थी। किसके द्वारा, किसने की थी हत्या, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इसकी हत्या करी जाती है, और करवाने वाला जो था वो सलीम होता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी मृत्यु। इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो अकबर को काफ़ी गहरा दुख पहुंचता है, और काफ़ी ज़्यादा वो परेशान होता है कि ऐसे कैसे इतना ज़्यादा दिन मेरे इतने ज़्यादा सहयोगी ये मेरा रहा था और इसकी हत्या करवा दी जाती है। तो ये थी अबुल फजल के बारे में छोटी सी जानकारी, जो कि मुगल काल की घटनाओं को क्या देती है, पूरा विवरण उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी, अकबरनामा हो गई। ठीक, अब देखिए अगर इसमें उल्लेखित चीजों की मैं बात करूं तो इसमें 4-5 पॉइंटों पर खास ध्यान देना है आपको। लोगों का मजहब, यानी कि इसने उस काल के दौरान बताया कि लोग किस प्रकार मजहब की बातें किया करते थे, लोग किस प्रकार अपने धर्म और अपने आदर्शों को फॉलो करते थे। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं वो इसने उसमें लिखी हैं, उसमें क्या दिया है, वर्णन दिया है। तो इसके अलावा उस समय के व्यापार और राजस्व की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, तो राजस्व, व्यापार, लोगों का मजहब, तो ये सारी चीजें इस पुस्तक में क्या है, वर्णित है। इसके अलावा अगर मैं लिखती हूं सांस्कृतिक रीति रिवाजों का भी क्या है, उल्लेख है। उस समय की जो सांस्कृतिक रीति रिवाजें थी उनके बारे में भी अबुल फजल ने क्या दिया है, उल्लेख किया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये महत्वपूर्ण पॉइंट। तो ये हो गई अकबरनामा से संबंधित बातें। एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं। देखिए अबुल फजल के द्वारा लिखी हुई है अकबरनामा। इसको क्या संज्ञा दी थी इसने, गुलाब बाग की संज्ञा दी थी। जन्म कब हुआ, 1551 हुआ। कहाँ हुआ, आगरा में हुआ। पिताजी जो थे शेख मुबारक थे, जो कि कहाँ के थे, नागौर के थे। ठीक है, इसका भाई कौन था, फैजी था। इसके अलावा अब्दुल रहमान इसका एकमात्र बेटा होता है, एकमात्र बेटा, और जिसको उपाधि दी जाती है अफजल खां की, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद हेनरी बेविस के द्वारा किया जाता है, और आईने अकबरी जो पुस्तक है उसका जो अनुवाद है वो हेनरी ब्लॉकमैन के द्वारा किया जाता है। दीन इलाही का पुरोहित था
अकबरनामा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, पुरोहित बनाया जाता है। फतेहपुर सीकरी में मदरसा अबुल फजल की क्या करता है, स्थापना करता है। और इसकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ हो जाती है, नरबर में वीर सिंह बुंदेला क्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है 1602 में। ठीक है, तो ये चीजें इससे संबंधित थी। इससे आगे देखिए, आगे देखिए इसमें हम दूसरी पुस्तक यानी कि आज की जो सेकंड पुस्तक है उसके बारे में बात करते हैं। वो कौन सी है, वो है तुजुके जहांगीरी। ठीक है, काफी फेमस पुस्तक है। और तुजुके जहांगीरी इसलिए फेमस है क्योंकि किससे संबंधित है, जहांगीर से संबंधित है। और इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं, इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, जहांगीर हैं। ठीक है, कौन है, जहांगीर हैं। और जहांगीर के द्वारा इनको किस भाषा में लिखा गया है, तो उस समय की जो राजकीय भाषा थी यानी कि फारसी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए जहांगीर ने जो कोई भी पुस्तक होता है अगर वो स्वयं लिखता है तो वो उस पुस्तक का क्या होता है, राइटर होता है, उसको आत्मकथा बोलते हैं। जब तुम अपनी किताब, अपनी बुक, अपनी स्टोरी स्वयं लिखोगे तो तुम्हारी वो क्या बन जाएगी, आत्मकथा। अब देखिए इसकी जो प्रस्तावना होती है, इसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी, इसकी प्रस्तावना लिखी थी मोहम्मद हादी के द्वारा लिखी जाती है। किसके द्वारा लिखी जाती है, मोहम्मद हादी के द्वारा लिखी जाती है। आप लोगों ने भी जब 10th 12th की पुस्तकें पढ़ते होंगे तो उसमें पीछे के पृष्ठ पर प्रस्तावना लिखी होती थी, हम भारत के लोग लिखी होती थी ना। ऐसी जो प्रस्तावना है वो मोहम्मद हादी के द्वारा इसकी लिखी गई थी। ठीक है, इसके द्वारा इस पुस्तक को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। याद रखना है इसकी शुरुआत तो की थी जहांगीर ने, लेकिन पुस्तक को पूरा किसने किया था, मोहम्मद हादी ने किया था। यानी पूरी प्रकार से लिख गई थी, उसकी प्रस्तावना तैयार कर करा के जो काम किया था वो किया था मोहम्मद हादी ने। तो ये पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। राइटर तो जहांगीर हैं क्योंकि जहांगीर ने ज्यादातर किताब खुद ने लिखी थी। 16-17 जो वर्ष तक का उसका शासनकाल है उसका विवरण उस स्वयं ने दिया था। इसके अलावा देखो यहाँ पे जहांगीर ने अपने शासनकाल से शुरू से और 16-17 बरस तक शासनकाल जहां से उसका शुरू हुआ है वहां से लेके और 16-17 बरस तक का जो है उसने खुद ने लिखा है। और उसके लास्ट के 2 वर्ष के शासनकाल का विवरण जो है वो मोतमिद खां ने किया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, लास्ट के उसके जो 2 वर्ष हैं उसका जो लेखन है वो किसने किया, मोतमिद खां के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है इसलिए तुमको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब देखिए मुख्य पृष्ठ जो है किताब का, जो मुख्य पृष्ठ है वो मुख्य पृष्ठ होता है ना, आप किताब होती है उसका जो मेन पेज होता है उसके ऊपर कुछ छपा रहता है। तो मुख्य पृष्ठ का जो अंकन है वो जाने माने इतिहासकार अबुल हसन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, अबुल हसन के द्वारा किया गया। ठीक है, अबुल हसन के द्वारा क्या किया जाता है, इस पृष्ठ का अंकन किया जाता है। अब देखिए अकबर की धार्मिक नीति, अकबर की धार्मिक नीतियों का क्या देखिए उल्लेख किया गया है। इस किताब जो है लिखी तो जहांगीर ने है लेकिन उल्लेख किसके बारे में है, तो इसमें उल्लेख किया गया है अकबर की धार्मिक नीतियों के बारे में। ठीक है, और इसमें अकबर को क्या कहा गया है, अर्श आसियानी कहा गया है। क्या कहा गया है, अर्श आसियानी कहा गया है। अब स्वाभाविक है तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अर्श आसियानी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ये तो इसकी तुमको खोज करनी है, तुमको पता लगाना है कि अर्श आसियानी का मतलब क्या होता है। मैं हिंट दे देता हूँ एक छोटी सी, जो अर्श होता है इसका अर्थ होता है स्वर्ग। क्या होता है, इसका अर्थ होता है स्वर्ग। अब तुम आसियानी का मतलब शब्द से ही पता चल रहा है वैसे, लेकिन फिर भी तुम इसका पता लगाना कि अर्श आसियानी का अर्थ क्या होता है। बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अर्थ बता दूंगा। ठीक है, तो अर्श कई बार सुना होगा ना, अर्श से फर्श पर, यानी कि कोई इंसान स्वर्ग से बिल्कुल जमीन पर आगे गिर जाता है। तो इसका अर्थ तुमको पता लगाना है, हिंट तुमको मिल चुकी है। तो ये थी तुजुके जहांगीरी। इसके जो राइटर थे वो जहांगीर थे। किस भाषा में लिखी हुई है, फारसी में लिखी हुई है। इसकी जो प्रस्तावना है वो मोहम्मद हादी के द्वारा की जाती है। जहांगीर ने अपने शासनकाल से शुरू से लेकर 16-17 वर्ष तक क्या किया जाता है, इसका राइटिंग जो है खुद ने की थी। उसके बाद 2 वर्षों का जो राइटिंग है, पीछे के इसके 2 वर्ष थे, उनकी जो राइटिंग है वो मोतमिद खां के द्वारा की जाती है। ठीक है, मुख्य पृष्ठ का अंकन जो है, किताब का जो मुख्य पेज पृष्ठ होता है उसका जो अंकन है वो अबुल हसन के द्वारा किया गया है। और अकबर की धार्मिक नीतियों का उल्लेख इसमें वर्णित है और इसको अर्श आसियानी कहा गया है। ठीक है, किताब को पूर्ण किया था बिल्कुल मोहम्मद
हादी के द्वारा। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो इसको मिटाते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है उसका उल्लेख करेंगे। इसके अलावा ये जो बुक है इसमें कुछ विदेशी जो शिया सुन्नी होते हैं उनके बारे में भी उल्लेख किया गया है, तुर्कियों के बारे में भी क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या है भारत के परिप्रेक्ष्य में जानकारी है। इसके अलावा इसमें विदेशी जो मुस्लिम हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो ये बातें तुमको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए, इसमें आगे जो नेक्स्ट पुस्तक है वो कौन सी है, तो वो है पादशाहनामा। पादशाहनामा क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इसमें शाहजहां का क्या लिखा हुआ है, इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है, पादशाहनामा जो है उसमें किसका इतिहास लिखा हुआ है, तो उस पुस्तक में शाहजहां का इतिहास लिखा हुआ है। और इस पुस्तक के राइटर कितने हैं, तो इस पुस्तक के 3 राइटर हैं, 3 लेखक हैं। अब ऐसे कैसे हो सकता है, तो देखिए कैसे हो सकता है। सबसे पहले इस पुस्तक को लिखने की जो जिम्मेदारी दी जाती है वो दी जाती है मोहम्मद कज़विनी को। मोहम्मद कज़विनी जो था वो शाहजहां का क्या होता है, इतिहासकार होता है। लेकिन बाद में जब ये लिखता है तो क्या है, इससे लिखने का कार्य कौन छीन लेता है, अब्दुल हमीद लाहौरी छीन लेता है। ठीक है, कौन छीन लेता है, अब्दुल हमीद लाहौरी छीन लेता है। और ये अबुल फजल की शैली में इसको लिखने का क्या करता है, प्रयास करता है, उसकी शैली को श्रेष्ठ बताता है। और ये जो है मोहम्मद कज़विनी, इसका ट्रांसफर कर दिया जाता है इतिहासकार से, इसको गुप्तचर विभाग में भेज दिया जाता है। बोला जाता है भैया तुम गुप्तचर विभाग में जाओ और खोजबीन करो कौन कौन कैसे कैसे क्या क्या काम करता है, तो इसको गुप्तचर विभाग में लगा दिया जाता है। अब्दुल हमीद लाहौरी के पास एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब अब्दुल हमीद लाहौरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी जो है वो मोहम्मद वारिस को सौंप दी जाती है, जो कि 1648 से लेके और 1657 के मध्य में इसकी इतिहास का लेखन कार्य करते हैं। तो इसलिए ये जो पुस्तक है तो कितने इतिहासकारों के द्वारा लिखित है, 3 इतिहासकारों के द्वारा लिखित है। मोहम्मद कज़विनी जो कि प्रथम इतिहासकार होते हैं इसके, उसके बाद अब्दुल हमीद लाहौरी इस काम को इससे छीन लेता है और मोहम्मद कज़विनी को क्या सौंप दिया जाता है, गुप्तचर विभाग सौंप दिया जाता है। और उसके बाद इसकी मृत्यु के बाद इसका लेखन कार्य कौन करता है, मोहम्मद वारिस करता है। ठीक है, तो कितने राइटर हो गए, 3 राइटर हो गए। और 3 राइटरों में से कम तुमको 3 याद होने चाहिए। ठीक है, आप देखिए इस पुस्तक में लिखा क्या है, तो इस पुस्तक में तैमूर लंग से लेकर के और शाहजहां यानी कि स्वयं उसके शासनकाल तक का क्या दिया हुआ है, विवरण दिया है। उस समय की सामाजिक आर्थिक और जो राज व्यवस्था थी उसका इसमें क्या है, उल्लेख है। ठीक है, देखो अभी ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को क्या कहा जाता है, एशिया की अक्षर निर्माण कला का नमूना कहते हैं। क्या कहते हैं, एशिया की अक्षर निर्माण कला का नमूना कहते हैं इस पुस्तक को, क्योंकि इसमें 3 इतिहासकारों ने अलग अलग शैली का क्या किया है, प्रयोग किया है। इसलिए इसको क्या कहा गया, अक्षर निर्माण कला का नमूना कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, मार्ले के द्वारा कहा गया। तो ये आपकी आज की तीसरी पुस्तक थी, जो कि तीनों पुस्तकें प्रत्येक राइटर या प्रत्येक किंग राजा से क्या है, संबंधित हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं तारीख-ए-औरंगजेब के बारे में। ये जो किताब है तारीख-ए-औरंगजेब, जिसके राइटर कौन है, अबुल फजल मासूरी। ठीक है, कौन है राइटर, अबुल फजल मासूरी। इसको वो वाला अबुल फजल तुमको नहीं समझना है, वो अल्लारी था। ये कौन है, ये मामूरी है। ठीक है, अबुल फजल मामूरी। तो अबुल फजल मामूरी क्या होते हैं, इस पुस्तक के राइटर होते हैं। कौन सी पुस्तक, तारीख-ए-औरंगजेब। नाम से ही पता चल रहा है औरंगजेब से संबंधित थी। देखिए इस पुस्तक जो है इसमें औरंगजेब के काल का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। इतना ही आपको याद रखना है, क्योंकि ये नाम के आधार पर क्या है, थोड़ी ज्यादा प्रसिद्ध है। अब देखिए इसके बाद में हम दूसरी पुस्तक के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी जो पुस्तक है वो कौन सी है, तो वो है आलमगीर नामा। कौन सी पुस्तक है, आलमगीर नामा है। और आलमगीर नामा पुस्तक के जो राइटर हैं
वो है मोहम्मद काजिम सिराजी। ठीक है, कौन है? मोहम्मद काजिम सिराजी। आलमगीर नामा पुस्तक है, इसके कौन है? राइटर हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि औरंगजेब के शुरुआत के 10 वर्षों का क्या है इसमें वर्णन दिया हुआ है। अगर औरंगजेब के प्रारंभ के वर्षों का इतिहास हमको जानना है तो हमको ये पुस्तक पढ़नी पड़ती है, आलमगीर नामा। ठीक, इसके बाद देखिए ये जो काजिम था, मोहम्मद काजिम सिराजी, ये औरंगजेब का क्या था? राजकीय इतिहासकार था। ठीक है, राजकीय इतिहासकार कौन था? तो राजकीय इतिहासकार औरंगजेब का था मोहम्मद काजिम सिराजी। ये जो है अपनी किताब में शाहजहां के बारे में भी लिखता है और उसकी क्या करता है? आलोचना करता है, उसकी कटु आलोचना करता है, उसके भाइयों की आलोचना करता है। ठीक है, तो आलमगीर नामा जो किताब है ये भी क्या है? काफी प्रसिद्ध है। अब आगे देखते हैं। देखिए खुलासात उत तवारिक, खुलासात उत तवारिक जो है वो सुजान राय भंडारी की क्या है? किताब है। किसकी किताब है? सुजान राय भंडारी की किताब है। ठीक है, तो इसके राइटर कौन हो गए? सुजान राय भंडारी। ठीक है, खुलासात उत तवारिक के जो राइटर हैं वो कौन है? सुजान राय भंडारी हैं। अब देखिए ये पुस्तक भी किससे संबंधित है? तो इस पुस्तक में भी औरंगजेब का इतिहास मिलता है। ठीक है, लेकिन इसलिए नहीं महत्वपूर्ण कि इसमें औरंगजेब की हिस्ट्री मिलती है, बल्कि ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें बीमा प्रणाली का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो बीमा होता है ना, LIC का बीमा होता है, ऐसी प्रणाली का इस पुस्तक में क्या है? पहले उल्लेख दिया हुआ है। तो इसमें बीमा प्रणाली का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है इसमें क्या है? बीमा प्रणाली का उल्लेख दिया गया है। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें, सुजान राय भंडारी ये कौन था? तो सीधी सी बात है ये औरंगजेब का समकालीन था और पंजाब का क्या था? ये रहने वाला था। आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये पंजाब का रहने वाला था। ठीक है, पंजाब, और पंजाब में कहां का रहने वाला था? पटियाला। ठीक है, का निवासी था। तो ये विवरण है खुलासात उत तवारिक के बारे में। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट पुस्तक के बारे में। देखिए अब हम नेक्स्ट पुस्तक के बारे में चर्चा करते हैं और वो नेक्स्ट पुस्तक है आलमगीरी। कौन सी आलमगीरी? फुलुहाती आलमगीरी।
फुलवाते आलमगीरी पुस्तक है, जिसके राइटर कौन होते हैं? तो इस पुस्तक के राइटर थे ईश्वर दास नागर। ठीक है, छोटी छोटी पुस्तकें हैं तो इसलिए इनके राइटर ज्यादा हैं। तो फुलवाते आलमगीरी जो पुस्तक है, इस पुस्तक के राइटर हैं ईश्वरदास नागर। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? तो इसमें औरंगजेब की विजय अभियान का वर्णन। ठीक है, औरंगजेब के विजय अभियानों का क्रम से वर्णन दिया हुआ है। तो औरंगजेब के विजय अभियानों का इस पुस्तक में क्या दिया हुआ है? क्रम से वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं? ईश्वरदास नागर था, ये कहां का रहने वाला था? तो ये पाटन का रहने वाला था। और पाटन कहां पड़ता है? सब बच्चों को मालूम है, ये कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में राजस्थान का इतिहास भी दिया हुआ है, राजस्थान हिस्ट्री का उल्लेख है। कौन सी? राजस्थान हिस्ट्री का क्या दिया हुआ है? इसमें उल्लेख दिया गया है फुलवाते आलमगीरी। ठीक है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस पुस्तक में औरंगजेब के शासनकाल में जयसिंह को अकल के ताले की चाबी कहा गया। फुलवाते आलमगीरी में जब इसमें राजस्थान की हिस्ट्री का उल्लेख है, तो जो जयसिंह था, तो जयसिंह को क्या कहा गया? अकल के ताले की चाबी कहा गया। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेना इसमें। इस किताब में जयसिंह को क्या कहा गया है? अकल के ताले की चाबी। जयसिंह को क्या बोला गया है? अकल के ताले की चाबी बोला गया है। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने जितनी भी किताबें इसमें कराई हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी महत्वपूर्ण किताबों को ही चुना है, क्योंकि अक्सर करके परीक्षा में ज़्यादा नहीं तो 2 किताब या 3 किताब का उल्लेख पूछा जाता है, और ख़ासकर अकबर के बारे में एक किताब का उल्लेख आता है, या फिर जहांगीर के बारे में, औरंगजेब से संबंधित कोई भी किताब पूछी जा सकती है। तो एक छोटा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है कि अकबर के समय की किताबों का उल्लेख कीजिए, या फिर जहांगीर से संबंधित, या फिर बाबर से संबंधित, तो बाबरनामा है ही। तो इस प्रकार इन किताबों का क्रम पूछा जाता है। कोई बड़ा क्वेश्चन पुटअप नहीं होता, छोटा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। तो इसलिए उम्मीद है ये जो मुगल काल के स्रोत थे, इनसे संबंधित जो किताबें थी मैंने जो बताई हैं, ठीक है, वो आपके अच्छे से समझ में आई होंगी। कल से यानी कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या चालू करेंगे? मुगल वंश चालू करेंगे। एक एक करके बाबर के पूरे शासनकाल को, उसकी पूरी कुंडली को निकालेंगे, कहाँ से आया था, क्यों आया था, कौन कौन से युद्ध लड़े। ठीक है, तो एक एक करके हम मुगल शासकों के पूरे घटनाक्रम को विस्तृत रूप से समझेंगे। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।